हमने कल देख लिए थे, लर्न हुए, चले हुए ना। अब कुछ पॉइंट जो बच गए थे, वो लोग अपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, गिरवी नहीं रख सकते ऑब्वियसली। बोनस इशू इक्विटी शेयर्स को मिलता है, बताती हूँ, राइट इशू। बस ये 3 पॉइंट बच गए थे, ये अपन पूरा डिटेल में अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करते हैं, ठीक है। परमानेंट कैपिटल में क्या बोलोगे? देखो, एक वर्ड का मतलब याद रखना, आपके अकाउंट्स में और एसपी में बहुत काम आएगा, रिडीम। रिडीम मतलब पे, रिडीमेबल, रिडीमेबल कर सकते हो मतलब वो पेएबल है। इररिडीमेबल, इररिडीमेबल मतलब वो पेएबल नहीं है। डन एवरीवन। तो क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर आर इररिडीमेबल, पेमेंट नहीं करेंगे हम लोग वापस, जो कंपनी ने जो इक्विटी शेयर से पैसा लिया है शेयर होल्डर से, कंपनी को वापस पैसा वापस रिपेयर नहीं करेगी, ये नॉन रिफंडेबल है। ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है। कब रिफंडेबल है? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी, या फिर जब कंपनी ने खुद ने अपने शेयर्स को वापस से खरीदने का ठान लिया है तभी। वो प्रोसीजर को बायबैक बोलते हैं, बायबैक। जब कंपनी खुद अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही है, खरीद रही है, बैक वापस से खरीद रही है, बाय बैक कर रही है। डन एवरीबॉडी। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? ये एससी क्या है? इक्यू मतलब इक्विटी, ये शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म ऑफ अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। बताओ मुझे फर्स्ट पॉइंट। डन एवरीबॉडी। तो विद द कंसेप्ट, वो ये रिडीमेबल है, वो नॉन रिडीमेबल, वो नॉन रिफंडेबल है, इररिडीमेबल है, नॉन रिफंडेबल है। कब रिफंड करोगे? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और जब कंपनी ने बायबैक करने का ठानी है, खुद अपने शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। ये बायबैक क्यों करती है मैडम? ये टर्म अभी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। भले थोड़ा सा पेंडिंग रहने दो, हो सकता है कि ये वाला लेक्चर मुझे कल भी और कंटिन्यू करना पड़े, लेकिन मुझे आपको एक बार ना ये बायबैक वर्ड का मतलब बताना और इसका इंपॉर्टेंस बताना है कि क्या होता है ये बायबैक। थोड़ा ध्यान देना। बायबैक क्या होता है देखना जरा। ये कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, मैं बताऊं, कंपनी के ना 50% शेयर्स कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चले गए। मान लो आप ऐसे अपने कंपटीटर या अपना कोई दुश्मन है, उनके हाथ में चलेगा, जो कंपनी की भलाई नहीं चाहता है। अभी 50% शेयर होने के बाद में हम कंपनी को डर लग रहा है, ये डर लग रहा है कि यार ये जो शेयर होल्डर्स है, इनकी तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में हम लोग 51% मेजोरिटी देखते हैं वोटिंग, ठीक है। कभी भी मान लो कोई भी एक प्रपोजल दिया, कोई भी एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, कोई मुद्दे पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर 51% लोगों ने इसमें हाँ भर दी, ठीक है, 51% लोगों ने अगर उसमें हाँ भर दी, 51% शेयर होल्डर्स ने अगर उसमें हाँ भर दी, तो वो सिचुएशन, वो जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाएगा। ये सर नो। मान लो कंपनी बेचना है, चलो कंपनी बेचने की बारी आ रही है, और ये 51, ये इनके पास ऑलरेडी 50% शेयर होल्डर्स है, ये एक अकेला बंदा जो 50% शेयर पकड़ के बैठा है, अगर इस एक ने हाँ भर दी तो ऑटोमेटिकली प्रपोजल डन हो जाएगा यार, कंपनी की नीलामी हो जाएगी, कंपनी को बेचना पड़ेगा। आप समझ लो पॉइंट कितना सीरियस है, ठीक है। या कंपनी बेचने की बात भी छोड़ो, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, लेट्स से घोटाला होने की चांसेस बहुत है, ये बंदा चाहेगा कि मैं अपने फेवर्ड में ही जो डिसीजन है उनको लूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि आप पर्टिकुलर दूसरे बैंक से लोन लो, ठीक है, ये बोल रहा है, ये जो एक बंदा है 51% जिसके पास 50% का जिसके पास में शेयर होल्डिंग है, वो बोल रहा है कि नहीं आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स का है, वहां से उसको बेनिफिट होने वाला है, तो ये तो उसी में ही वोट करेगा। ये सुनो, ये तो अपने रिलेटिव वाला का जो प्रोजेक्ट है
उसी में ही वोट करेगा। गेटिंग मी? अरे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि ये कंपनी के लिए ना, कंपनी को खड़ा करना, कंपनी को खड़ा करने के लिए जमीन चाहिए। अब इसका रिलेटिव इसके रिलेटिव है जो जमीन बेच रहा है। हमारे पास में दो ऑप्शन है, दो तीन लोग हैं, तीन लोग हैं हमारे पास में। एक बोल रहा है कि वो जो जमीन है वो 250 करोड़ की है, इसका जो रिलेटिव है वो बोलता है 250 करोड़ की है। यहाँ पे मिल रहा है 200 करोड़ की, ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है 248 करोड़ का। या फिर एक काम करो ना, चलो 236 करोड़ बोलो, कम कर दो इसका। ये बोल रहे मेरे रिश्तेदार एकदम कम रेट में दे रहे हैं, तो वहां से क्यों नहीं खरीद रहे हो? समझ में आ रहा है? तो इसका जो कंट्रोलिंग पावर रहेगा कंपनी में, इसका ज्यादा रहेगा, और ऐसे शेयर होल्डर्स का कंट्रोलिंग पावर छीनने के लिए कंपनी उनसे शेयर, उनके जो शेयर है वो वापस से बाय बैक करती है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी डियर? कंपनी बोलेगी कि आप मुझे वापस से मेरे शेयर दे दो, और आप हमसे क्या ले लो? पैसा ले लो, ले लो तुम्हारा पैसा, शेयर होल्डिंग कम कर दो। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस केतकी, सिद्धार्थ, सानिया, रुचा, बेटा सारे के सारे ये पॉइंट समझा क्या? स्वप्निल, ये पॉइंट समझा आप सभी को? ऐसे बहुत सारे, जैसे टाटा की कंपनी में ये सिचुएशन हुई थी, अभी टाटा जो कंपनी है उसमें ये सिचुएशन हुई थी। तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है? अच्छा, इनको शेयर्स खरीदना नहीं बोलते, इनको बोलते हैं बायबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनी अपने शेयर वापस से खरीद रही है तो कंपनी क्या वर्ड यूज करेगी? बायबैक। ठीक है, कंपनी वापस से अपने जो शेयर है वो बाय कर रही है, बैक कर रही है, बाय बैक कर रही है, वर्ड में इसको मीनिंग है, और आपको वो पैसा दे रही है। तो मान लो कंपनी ने क्या किया, 25% शेयर बाय बैक कर लिया, तो इनकी होल्डिंग कितनी हो गई? शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 25% हो गई। अब मुझे बताना, क्या इनका वोटिंग में मोनोपोली रहेगा? क्या अब जो ये बोलेंगे वही होगा कंपनी में? क्या अब इनका कंट्रोलिंग पावर रहेगा क्या कंपनी में? नहीं। अब बाकी शेयर होल्डर्स के भी डिसीजन को अप्रूवल दिया जाएगा, उनके भी डिसीजन अपन कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये एक बंदा ही काफी था 50% शेयर होल्डिंग का। यस और नो? डन? क्लियर है? चलो आ, ये मैंने आपको बायबैक वर्ड का मतलब बताया, ठीक है। परमानेंट कैपिटल तोड़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इक्विटी शेयर जो है इनको फिक्स रेट नहीं मिलता जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। कब मिलेगा उनको ज्यादा पैसा? जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, या फिर लॉस हो रही है कंपनी को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इन शॉर्ट, पोस्टपोन कुछ नहीं, वो देते ही नहीं डिविडेंड। मतलब मैडम, मतलब अगर कंपनी को लॉस होगा ना तो प्रेफरेंस शेयर्स को ही डिविडेंड मिलता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो वो पोस्टपोन कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान है यार अपना। और इक्विटी शेयर ना कंपेल नहीं कर सकते, कैन नॉट कंपेल देम। बोर्ड को वो ये नहीं बोल सकते अरे ऐसे कैसे पोस्टपोन किया, मेरा हक है, तुम प्रेफरेंस को दे लो, तुम मुझे भी दो, ऐसे नहीं बोल सकते। कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। ठीक है, आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है ऐसा कि आपको डिविडेंड मिलेगा। Thus, the income of equity share is uncertain, irregular, as it gets dividend at a fluctuating rate. Done. सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है कि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड चालू है? आपको कल समझा दिया कंसेप्ट, पॉइंट लर्न करवा दिए, अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड चालू। बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? भाई इक्विटी वालों को कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर लॉस है तो कम, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर कंपेल नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इनका इनकम है वो अनसर्टेन और इरेगुलर है। नाउ यहां से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट, इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन और इरेगुलर, क्या लिखोगे? ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो आंसर। थर्ड पॉइंट राइट। अभी यार 4 अधिकार है इनके पास। वोट करने का बेसिक राइट है, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर एक जगह नोट में बीओडी क्या है दिया, यह लिख लेना, बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर। डन। तो ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये हम अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियसली शेयर होल्डर ही तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, वही पार्ट है। हम चाहे तो एमओए और एओए को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। नाउलकस, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, बहुत सारी क्लॉज तो अपन पढ़ी थी एमओए में 11th स्टैंडर्ड। और एओए क्या था, बेसिक लेक्चर देख लेना, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और एओए क्या होता है, इसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कंपनी किस तरह से आप कंपनी को मैनेजमेंट करोगे, कंपनी का वो सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लिखे। तो कंपनी चाहे ना, कौन चाहे, तो कंपनी नहीं, शेयर होल्डर्स चाहे, इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहे ना, अगर तो आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, एमओए एओए को ऑल्टर कर सकते हो। तो जो इतना ज्यादा पावर दिया है तुमको, कितना पावर दिया है, बहुत बहुत बड़ा पावर है ये। एमओए में एक क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज है। नाउलकस में शॉर्टकट बता रही हूँ, शॉर्ट मेमोरी टेक्निक से बात कर रही हूँ, आपको शायद आपको नहीं समझेगा। नाउलकस मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, एड्रेस, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, यहाँ पे लिखा होगा कि कंपनी क्या काम कर सकती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहे तो वहां पे वो लोग चेंजेस कर देंगे कि अब कंपनी ये काम भी करेगी, अब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम करेगी, अब कंपनी कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करेगी। मतलब आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है कि उनका जो प्रॉफिट है उसमें उनका अधिकार है। अगर कंपनी सक्सेसफुल है, हैंडसम प्रॉफिट कमा रही है, दे हैव द एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड। ऑब्वियसली वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकती है। कौन सी बुक? स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब ऐसे किताब जो स्टैच्यू ने बोला है मेंटेन करो। अब मैडम स्टैच्यू क्या होता है? ऐसे किताबें जो एक्ट बोलता है कि ये बुक्स मेंटेन करो, कंपनी वो बुक्स जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कंपनी नहीं, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर वो बुक चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो वो वोट करेंगे, राइट टू वोट, शेयर इन प्रॉफिट, इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक, और साथ ही साथ अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में तुम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक कंपनी में आप कर सकते हो एज लेट डाउन इन एओ में जैसे बोला है, आप इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। खेत की चाहे तो उस अपने को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, खेत की चाहे तो अपने भाई बहनों को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो इक्विटी शेयर है। क्लियर है यार? तो 4 राइट है। कौन कौन सा राइट है? वोट करने का है, प्रॉफिट में अधिकार है मेरा। तीसरा राइट क्या था? इंस्पेक्ट कर सकते हो बुक, और अपने जो शेयर है वो ट्रांसफर कर। क्लियर डियर? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्लियर? यहाँ पे आप लर्न करने के टाइम पे ऐसे लर्न करो ना कि 4 राइट है और कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं है। ये पॉइंट जो सबसे सिंपल है कि इनको दे डू नॉट एंजॉय प्रिफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर पेमेंट, ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड। ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद में इक्विटी को मिलेगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड एट लास्ट। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे आखिरी में पेमेंट करना है। फर्दर, इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में प्रेफरेंशियल राइट नहीं है एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। डन डियर एवरीबॉडी? फोर्थ पॉइंट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो। पक्का बोलो। ये सिद्धार्थ, कीर्ति, रुचा, सानिया, स्वप्निल, क्लियर? यार इक्विटी शेयर ना, इनके पास में कंट्रोल करने का पावर है। पहली लाइन वही है, फोकट वाली लाइन, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोल है कंपनी का, वो इट इज वेस्टेड विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट इज ये क्या है इधर? एस एच, कैपिटल एस, कैपिटल एच क्या है? शेयर होल्डर्स। और शेयर्स को कैसे लिखा है मैंने? स्मॉल एच से लिखा है। शेयर होल्डर्स को कैपिटल एच से लिखा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे थे तो मैंने शॉर्टकट यूज किया।
कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इज वेस्टेड विद इक्विटी शेयरहोल्डर। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में पूरा प्रॉपर लिख के आई हो आप। हाँ, कौन है ये कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर है, ये रियल मास्टर्स है कंपनी का, बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। इनको वोटिंग राइट है और प्रेफरेंशियल होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है। देखिए ना, एक्सरसाइज दे वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सी। बिना मीटिंग अटेंड किए वो अपने बिहाफ में एक पर्सन अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है प्रॉक्सी। वो प्रॉक्सी जाके मीटिंग अटेंड करता है। By exercising this voting right, they participate in the management and affairs of the company. वोट करके आप क्या बताते हो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, पर्टिकुलर कहां से जमीन लेनी है, किन से लेनी है। आप कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अफेयर्स, कंपनी के मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी में आप डील कर रहे हो। यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जिनका नाम होता है डायरेक्टर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और उन्हें ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आंसर लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो कि कलेक्टिवली दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, बीओडी बोला जाता है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल द मैटर्स एट जनरल मीटिंग। अब यहाँ पे जनरल मीटिंग ही आएगा, ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं बैठेगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे। तो जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग, एजीएम ईजीएम, उसी में ही इनको वोट करने का अधिकार है। And thus equity shareholders control over the company। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझा। इजी है, वो रियल मास्टर्स होते हैं, विदाउट अटेंडिंग मीटिंग वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर लेंगे अपने बिहाफ में, जो उनके बिहाफ में जाके मीटिंग में वोट कर सकता है। ठीक है, वो बाय वोटिंग वो मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर क्या बोलोगे कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और हम शेयर होल्डर्स है, देखो सिंपल, ये लाइन भी एकदम फोकट वाली लाइन है, सबसे सिंपल लाइन है ये फोकट की लाइन है, ये फोकट की लाइन है। अभी ये भी, ये तो ऑब्वियसली ये भी फोकट, कुछ है ही नहीं। Does equity shareholder enjoy the control? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये सिर्फ 3 ही थे। ठीक है, जिसमें हमें ऑलरेडी पता था कि शेयर होल्डर भी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, डायरेक्टर अपॉइंट। इसमें है ही क्या, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें तो। जैसा नो, अब ये वाला पॉइंट देखना, शेयर होल्डर्स का पॉइंट चल रहा है, तब शेयर होल्डर अपनी ही मीटिंग में ही वोट करेगा ना। शेयर होल्डर्स अपनी ही मीटिंग में वोट करेंगे, और इनकी मीटिंग कौन सी होती है, जनरल मीटिंग होती है, और क्या होती है। डन। अब छठवां वाला पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब शेयर की बात नहीं होती, शेयर होल्डर जिन लोगों ने शेयर को होल्ड किया है वो लोगों की बात होगी। इक्विटी शेयर होल्डर बियर द मैक्सिमम रिस्क, इनके पास मैक्सिमम रिस्क होती है। दे आर द शॉक अब्जॉर्बर्स व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। सबसे ज्यादा शॉक, सबसे ज्यादा धक्का इनको लगता है। दे आर द रियल रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। कुछ भी ठोको, मन से ठोको बिंदास। जब इनकम कंपनी की कम हो जाएगी तो रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाएगा, और जिसके कारण मार्केट वैल्यू भी कंपनी की कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन द कैपिटल लॉस। शेयर आर द मेन रिस्क। अब कई बार देखते हो कि आपने ना किसी कंपनी के शेयर में, रिलायंस कंपनी के शेयर में, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के शेयर में आपने 1 लाख रुपए का ना इन्वेस्ट किया। ये रिलायंस कंपनी अच्छा बूम पे ही जाती है, और एकदम से जानी मानी कंपनी है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था, तो प्रॉफिट कम हो गया तो एकदम झटके से मार्केट वैल्यू कम हो गई। तुमने तो 1 लाख रुपए डाला, और तुम्हारी कंपनी का, तुम्हारे जो 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई सीधा 90,000। मुझे मतलब धक्का लगता है या नहीं लगता है? जब तक ऊपर जाता है ना तब तो बहुत बहुत ही एकदम मस्त मस्त लगता है, लेकिन जैसे ही नीचे गया बहुत धक्का लगता है। इस मोमेंट पे आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, लोग अपने शेयर जो बेच देते हैं कि भाई अगर वो 80,000 चला गया तो 80,000 नहीं जाना है, मैं कभी बेच देता हूँ। मैं 90 चलेगा, 10,000 का ही नुकसान हो रहा है ना, चलेगा 90 पे बेच देंगे हम लोग। इससे क्या हुआ, बेचने से क्या हुआ, और मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। हर कोई ऐसे डर के मारे आके और कंपनी के शेयर बेच देगा, मार्केट वैल्यू कम 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 कम। जब कंपनी के लोग शेयर खरीदेंगे, जब कंपनी के लोग शेयर डिमांड करेंगे ना, तब प्राइसेस बढ़ती है। यस और नो? अरे डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ेगा ना।
ठीक है, जब आपने डिमांड ही नहीं करी, आप बेच रहे हो मतलब आपने डिमांड कम कर दी तो प्राइसेस भी कम हो जाएगी। डन, इज दिस पार्ट क्लियर? 6 पॉइंट, तो the equity shares holders are the main risk takers। के मेन रिस्क टेकर्स ये है। देखो मैं वापस से बोल रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम इसके अंदर के एक पॉइंट लिख के आओगे एग्जाम में, लेकिन अगर अगर आपको अगर हेडिंग याद है, परमानेंट कैपिटल है वो, उसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है उसका डिविडेंड, 4 राइट्स है, 4 अधिकार है, हाँ कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट नहीं तो क्या हो गया भाई कंट्रोल करने का पावर है कंपनी के पास में, कंट्रोलिंग पावर है। हाँ कुछ रिस्क है, मानते हैं हम लोग कुछ रिस्क है। क्या रिस्क है? वो रिस्क है रेसिडुअल क्लेमेंट। क्या रिस्क है गाइस? रेसिडुअल क्लेमेंट का रिस्क है। आपको मैं तो चेन वाइज पॉइंट याद करवा रही हूँ। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब equity shareholders are residual claimants to all earnings after expenses taxes are paid। पहले सबको पेमेंट होगा, पहले गवर्नमेंट, पहले सारे खर्चे पेमेंट करोगे कंपनी के, मतलब सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, सारे बिल पेएबल्स आप क्लियर करोगे, जिन जिन को पैसा देना सबको पेमेंट करो, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पेमेंट करोगे, या कोई और लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस है या जो भी कुछ प्रॉपर्टी टैक्स है, सब पेमेंट करोगे, जीएसटी पेमेंट करोगे। ये सब पेमेंट के बाद में ही फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो वो हमारा होगा। इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल, बचा कुचा क्लेमेंट्स है। हम लोग बचे कुचे में से मांगने वाले लोग हैं, ठीक है। A residual claimant means the last claim on the earnings of the company। अगर सबसे आखिरी में किसी का अधिकार है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। All the equity shareholders come last, लेकिन उनका एडवांटेज है ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। हालांकि वो सबसे आखिरी में मानते हैं, बट अगर करोड़ों रुपए भी बचे ना तो पूरे के पूरे इक्विटी के पास चले, ठीक है। They have the advantage of receiving entire earnings that is left over। जितना बचा कुछ पूरा इक्विटी का है भाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो सिर्फ गिना चुना 10% है। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्लियर है यहाँ तक? चलो हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर, मुझे अभी कॉमन सेंस की बात बताना, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी का कोई असेट गिरवी रख सकता है क्या? कितना अधिकार है क्या उसको? सिर्फ 4 ही थे। राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार था। फिर क्या क्या अधिकार थे अपने पास में? शेयर होगा अपना प्रॉफिट में। उसके बाद में क्या अधिकार थे? हम इंस्पेक्ट कर सकते कंपनी के बुक। और क्या अधिकार थे? कि हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को। चार्ज मतलब गिरवी, लिख लेना अपने नोट्स में, गिरवी रखना भाई, गिरवी, ठीक है। कंपनी के एसेट्स को आप गिरवी नहीं रख सकते। They do not create any charge over the assets of the company। उनका कोई अधिकार नहीं है कंपनी के एसेट्स पे। हाँ, बोनस इशू, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कई बार फायदा होता है कि कैसा होता है पता है क्या? कंपनी क्या चाहती है, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने लॉयलिटी है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी के पास लंबे समय तक है, तो कंपनी क्या करती है, कई बार इनके बेनिफिट के लिए कंपनी कुछ शेयर्स बोनस देती है, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम्हारे पास में 2 शेयर है तो हम आपको 1 शेयर फ्री देंगे सर, 2:1। और ये जो फ्री का पैसा है ना, हम हमारे जेब से देंगे। कहाँ से दोगे? हमारे पास जो जमा पूंजी है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, हम वो उसमें से कम कर लेंगे वो पैसा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से वो यूज करेंगे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, एक ही बात है ये। अगर आपके पास में 2 शेयर है तो हम आपको 1 शेयर और देंगे, फ्री में देंगे, बोनस देंगे, और उसको वो 1 का जो पैसा है वो हम हमारे जेब से देंगे, हम हमारे पास में से देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस हम उतने पैसे से कम करें। ये कंसेप्ट समझा एवरीबॉडी? तो 2:1 का रेशियो, लेट्स से जस्ट मैंने एग्जांपल दिया 2:1, ये ऐसा भी हो सकता है 4:1, 4 शेयर पे 1 शेयर कंपनी फ्री में देगी, या ऐसा भी हो सकता है 1:1, ठीक है। बोनस शेयर आर इश्यूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। गिफ्ट दिया है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दे आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स
एंड इशूड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना भी रिजर्व आपका पिछले सालों की जमा पूंजी, उसमें से हम पैसा आपको दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। अरे यार, आप किसी भिखारी को भी पैसा देने के बाद में खाना खिलाते हो ना, ठीक है, कोई आपसे पैसा मांग रहा है, आप उनको बोलते नहीं पैसा नहीं है, मैं तेरे को क्या खाना है बोल, मैं वो खिला देता हूँ, होटल में खाना होटल में खिला देता हूँ, करते हैं हम लोग, कई बार ऐसा करते हैं। तो हमने इनको पैसा नहीं दिया, हमने इनको शेयर्स दिए इंशाल्लाह, और वो पैसे अपने जेब से लगाए। बोलो शेयर आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, मैंने वही बोला, 4 है तो 1 मिलेगा, प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, जितना शेयर उन्होंने रखा है उस प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक है, 4:1 या 2:1, अगर इन्होंने 2 रखा है तो इनको 1 मिलेगा, या फिर अगर इनके पास 1 है तो इनको 1 मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ग्रोज ऑन इट्स ओन, अपने आप बढ़ जाता है बोनस इश्यू से। अगर कंपनी ने बोनस दिया, बोनस इश्यू किया, तो अपना इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल अपने आप बढ़ेगा। एंड दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर इतने लॉयल है, इतने परमानेंट कैपिटल उनका हमारे कंपनी के पास में लंबे समय से पैसा डाल के रखे, तो कुछ तो बनता है ना भाई, ये सर नो, भले डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे। डन, क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन कंपनी नीड्स मोर फंड, अगर कंपनी को और पैसा चाहिए, ठीक है, एक बार तो शेयर इश्यू कर दिया, अगर और पैसा चाहिए तो कंपनी किससे पैसा मांगेगी, मुझे बताना। ऑब्वियसली अपने लॉयल शेयर होल्डर से मांगेगी, और अपने लॉयल कौन है, अपने पास किनका परमानेंट कैपिटल किनके पास है, किनका परमानेंट पैसा है अपने पास में, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो हम सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछेंगे कि क्या आपको हमारी कंपनी के और शेयर चाहिए, हमारी कंपनी को एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है, क्या आपको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए? अगर वो हाँ बोलता है तो हम लोग राइट इश्यू करेंगे। वो बोलते हैं अधिकार, सबसे पहला अधिकार किसका और शेयर चाहिए, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का। देखो वापस मीनिंग समझने की कोशिश करना, राइट किसका, पहला राइट किसका है, किसका पहला अधिकार है? अगर कंपनी और शेयर इश्यू करती तो किसको पहला अधिकार मिलना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भाई, ठीक है। तो राइट इश्यू, existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares, this is called as right issue, and shares are offered to the equity shareholders first in proportion to the existing shareholding। मतलब अभी ये ऐसा नहीं कि जितने चाहिए ले लो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम आपको अधिकार देते कि आपको 1 शेयर और खरीदने का राइट है, 2 शेयर है, 1 और खरीदने का अधिकार दे रहे हैं, 4 शेयर है, 1 और खरीदने का अधिकार दे रहे हैं, 1 शेयर है तो 1 और खरीदने का अधिकार दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपने खरीदना है भाई, हमने आपको अधिकार दिया है, वी हैव गिवन राइट इश्यू। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? जरूरी नहीं है खरीदना ही है, जरूरी नहीं है पैसे देना ही है कंपनी को, सिर्फ अधिकार दिया सर, खरीदना तो खरीदिए। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? चलो, फेस वैल्यू नॉर्मली 10 रुपए पर शेयर होती है और 1 रुपए भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है, इट फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, अभी इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको यही बताया था कि एक पेन की प्राइस कैसे फिक्स होगी, जिस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड करेगा और उसी प्राइस पे अगर सप्लाई ने सप्लाई कर दिया, बेच दिया, तो प्राइस फिक्स हो गई। यस और नो? It depends upon profits earned and dividend declared, ठीक है। When company earns huge profit, अगर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, अगर लॉस हो रहा है तो मार्केट वैल्यू कम होगी। Frequent fluctuations in the market value of equity share in comparison to other securities, ठीक है। बाकी शेयर के कंपेयर में, इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में जनरलाइज लाइन है। आपकी मैम ने आंसर एक बार वापस से समझो, पॉइंट समझो मेरा। अभी नोट्स में आपको इतने कई बार मैंने कुछ पॉइंट में से बड़े बड़े दिए, जैसे इधर आप देख रहे हो 5 लाइन है। कई बार ऐसा हो जाएगा कि मार्केट वाली शॉर्ट नोट में पूछा तो बच्चे से 2 लाइन ही पढ़ के, मेरी नोट से 2 ही लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन एग्जाम में लिखेंगे, 2 लाइन पढ़ोगे तो आई बिलीव की 1 ही लाइन लिख के आओगे।
5 लाइन पढ़ोगे तो आई बिलीव कि भाई 4 लाइन तो लिख कर आओगे एग्जाम में। इसलिए कई बार आपकी मैम ने ना कुछ कुछ कंटेंट ज्यादा दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं पूरे 5 के 5 लिखना है। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे 5 लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो। There are frequent fluctuations in the market value of equity share in comparison to other securities. बाकी शेयर के कंपेयर में, बाकी सिक्योरिटीज के कंपेयर में, डिबेंचर्स बोल दो, प्रेफरेंस शेयर बोल दो, इक्विटी शेयर्स के मार्केट वैल्यू में बहुत फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि खरीदना और बेचना, परचेज एंड सेल इक्विटी शेयर में ही ज्यादा होता है, इसलिए इतने फ्लक्चुएशन होता है। स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर का खरीदना बेचना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा होते हैं। एंड इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग टू द स्पेक्यूलेटर। वही पता मैंने, स्पेक्यूलेटर कौन होता है? जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, जो स्पेक्यूलेट कर रहा है, यार अभी प्राइसेस बढ़ने वाली है, खरीद ले, कम दाम है खरीद ले, अभी प्राइसेस कम होने वाली है बेच डाल। सॉरी गलत बोला मैंने, अभी प्राइसेस कम होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, तो या तो उस पॉइंट में आगे, नहीं सही बोला, सॉरी, अरे प्राइसेस कम होने वाली है तो क्या करेगा स्पेक्यूलेटर? क्या करेगा बताना मुझे, ये लिख लो यहाँ पे। इसमें कई बार दिक्कत होता है समझने में। स्पेक्यूलेटर, ठीक है, ये पर्सन जो स्टॉक मार्केट में बैठा है, प्राइसेस कम होने वाली होगी, प्राइस अगर कम होने वाली होगी तो क्या करेगा? आज ही बेच देगा। अरे आगे नुकसान है ना। अगर उसके बाद में शेयर है तो वो आज ही बेच देगा, सेल कर देगा शेयर, सेल कर देगा शेयर। और अगर प्राइसेस बढ़ने वाली है तो, लेट्स से प्राइसेस बढ़ने वाली है तो वो कम, अभी कम प्राइसेस है तो वो आज ही खरीद लेगा, ताकि फ्यूचर में उसको जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। डन एवरीबॉडी, ये स्पेक्यूलेटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसलिए इक्विटी शेयर वो लाइन बोलेगी, इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग, बहुत ज्यादा पसंद आता है स्पेक्यूलेटर को, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती कम होती किसमें होती है? इक्विटी शेयर में होती है। तो खेल कौन खेल सकता है स्टॉक मार्केट में बैठ के? स्पेक्यूलेटर इक्विटी शेयर पे ही खेल सकता है। डन एवरीबॉडी। और आज आपको आपके डाउट का आंसर मिल गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कल डाउट पूछा था ना, आंसर मिल गया आपको, अपने आप आपको जवाब मिल गया। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल अप्रिसिएशन। सबसे ज्यादा प्राइस इक्विटी शेयर होल्डर्स की बढ़ती है, ये मार्केट वैल्यू जो है ना शेयर्स की, शेयर कैपिटल अप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट में मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? कैपिटल अप्रिशिएट हो गया। और ये कैपिटल अप्रिशिएट क्यों हुआ? मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कंपनी का नाम बहुत ज्यादा है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, इट एनहांसेस रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, जिसके कारण कंपनी का रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इन द शेयर मार्केट एंड हेंस मार्केट वैल्यू। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा, यस, कंपनी का नाम ज्यादा, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा, सब लोग कंपनी के, रिलायंस कंपनी के शेयर डिमांड करेंगे। हाँ जी, अगर सब वही एक ही चीज खरीदना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी ना यारो। ये बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में भी तो सीखा है। कोई चीज जितनी ज्यादा डिमांड करोगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, उतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। ऐसा नो? डन एवरीबॉडी। तो अगर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड भी हो गया, फटाफट से आ जाओ, पॉइंट एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ये परमानेंट कैपिटल है, फीचर्स परमानेंट कैपिटल है, डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, यस, 4 राइट्स है। हाँ प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, रिस्क जरूर है। क्या रिस्क है? कि रेसिडुअल पेमेंट है हम लोग, फिर फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कैपिटल अप्रिसिएशन बोल देना। नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन असेट्स, बोनस इश्यू, राइट इश्यू। डन एवरीबॉडी, क्लियर? डन। Yes? Alright. So guys, we will stop till here. इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। एक श्योर ये आंसर आप एक बार आज पढ़ लो, अच्छे से लिख लो आज अपने नोट्स में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए और रैंक लाना है ना, ऑनेस्टली गाइस एक आंसर 3 बार लिख लेना।
अभी एक बार लिख लो, अभी 2 बार लिख लो, एक बार और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जाम के एक दिन पहले राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके जाना, वरना क्या होता है पता है, हाथ ही नहीं चलता है, लिखने की आदत ही नहीं होती हमको। तो ये सारे बेसिक पॉइंट से ध्यान रखना। मेक श्योर अभी लेक्चर आज खत्म हुआ है, ये आंसर लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? यस, चलो, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।